ट्रंप अब दो विकल्पों में से चुन रहे हैं, कम से कम उनके कहने के मुताबिक। या तो ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करने के लिए 2 हफ्ते का अभियान, या फिर ऐसा सीमित हमला जो कूटनीति की गुंजाइश बनाए रखे। डैन, मैं अभी आपसे बात करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा विकल्प ज्यादा संभव है, और इन विकल्पों में से कौन सा ट्रंप की दुनिया में इस समय रणनीतिक रूप से ज्यादा समझदारी भरा है? ट्रंप शायद युद्ध में पूरी तरह नहीं लौटना चाहेंगे, इसलिए राजनीतिक रूप से उनके लिए कुछ अस्थायी और सीमित करना समझदारी होगी। रणनीतिक रूप से ईरान के पास दुनिया पर दबाव डालने के 2 साधन हैं। हालांकि उसे सैन्य रूप से बड़ा झटका लगा है, वे हैं मिसाइलें और होर्मुज जलडमरू मध्य का सकरा समुद्री मार्ग। अगर वो 2 हफ्ते की ऐसी योजना चुनते हैं जो मिसाइलें खत्म कर सकती हैं, तो ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम होगा और शायद केशन द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश भी हो सकती है, जो असल में ईरान का इलाका है। ईरान की वो जमीन जो चोक पॉइंट नियंत्रित करती है और मुख्य भूमि से पानी के जरिए आसानी से अलग है। ये दोनों कदम निश्चित रूप से रणनीतिक होंगे और उस समीकरण को बदल देंगे जिसने ईरान को विजेता की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाया, जबकि किसी भी पारंपरिक मापदंड से देखा जाए तो वो हारने वाला था। आप जानती हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ याको। हमने यहाँ हर युद्ध विराम प्रयास और प्रस्ताव को असफल होते देखा है, और अब आप जानती हैं, मुझे लगता है सवाल ये है कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाते हुए ये 2 हफ्ते का गहन अभियान, सवाल ये है कि आखिरकार इससे क्या हासिल होगा। क्योंकि हमने एक के बाद एक वादे देखे हैं कि इस्लामी गणराज्य के मिसाइल भंडार का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया गया है, कि परमाणु खतरा अब उतना गंभीर नहीं रहा, ऐसा आप कह सकती हैं। अब ऐसा क्या किया जा सकता है जो पहले नहीं किया गया? देखिए, सेंटकॉम जब राष्ट्रपति के सामने अपने प्रस्ताव पेश करता है, ये ऐसे प्रस्ताव दे रहा है जो अलग अलग लक्ष्यों के लिए हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मुझे ऐसा प्रस्ताव दिखाओ जो शासन का व्यवहार बदल सके, वे ऐसे तरीके दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में नागरिक जहाजों को परेशान कर दहशत ना फैला सके। समस्या यह है कि तेहरान अपनी सीमित क्षमताओं का असममित इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें बस कुछ नावों का इस्तेमाल करना होता है ताकि वे कुछ तेल टैंकरों को परेशान कर सकें। अगर वे ऐसा हर 2 हफ्ते में एक बार भी कर लें तो ये बीमा कंपनियों के लिए काफी है कि वे, आप जानते हैं, बहुत ऊंचे बीमा प्रीमियम लगा दें और तेल के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर दें। और ईरान जो करना चाहता है वो तेल बाजार का इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दबाव के साधन के रूप में करना है। यही वजह है कि हमने मिस्र में एक अमेरिकी गैस टैंकर पर ड्रोन हमला होते देखा। इसी वजह से ईरान ने इराक में अपनी मिलिशिया को सक्रिय किया ताकि वे सऊदी अरामको के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बना सकें। सभी निशाने तेल से जुड़े हैं और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का मकसद यही है, वे तेल की कीमतों और बाजार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ असममित दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही उनकी सबसे कमजोर कड़ी और कम सहन शक्ति वाला मुद्दा है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी कोशिश उन्हें अपना व्यवहार बदलने के लिए मनाने की एक व्यर्थ प्रयास साबित होगी। अगर वो अपना लक्ष्य बदलते हैं और ये तय करते हैं कि वो उन्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे जब तक वे गिर ना जाएं, और उदाहरण के लिए एक दीर्घकालिक आर्थिक नाकाबंदी लागू करेंगे, या वैकल्पिक रूप से उस शासन में जो भी चीजें निशाना बनाई जा सकती हैं उन पर पूर्ण सैन्य हमला करें, तो मुझे लगता है कि ये एक कहीं अधिक, चलिए इसे एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य कहते हैं। इस शासन के व्यवहार को बदलना बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित लक्ष्य है जिसकी सफलता की गारंटी नहीं। जब तक शासन के पास कुछ भी शक्ति है, वो उसे इस्तेमाल कर अपना प्रतिरोध दिखाने की कोशिश करेगा, जो निश्चित रूप से हमें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के मुद्दे पर ले आता है ना? क्योंकि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान, ओमान, मिस्र मध्यस्थता की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन कोई भी बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। और अब हम सुन रहे हैं कि खाड़ी देशों के शामिल होने की संभावनाओं की खबरें आ रही हैं। क्या ऐसा कोई परिदृश्य है जिसमें हम देख सकते हैं कि और देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करें? सबसे अच्छा परिदृश्य होगा, यह सभी संभावित परिदृश्यों में सबसे अच्छा होगा। इसके लिए ट्रंप को नेटो और यूरोपीय देशों से सुलह करनी होगी, जो उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन यह मददगार होगा। अरब देशों और भारत का औपचारिक रूप से साथ आना काफी मददगार होगा। आपने जो कहा वो इसी दिशा में एक कदम है। अगर चीन भी हस्तक्षेप ना करे तो यह मददगार होगा। अगर यह लगभग पूरा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन जाए तो इसकी अहमियत होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है याकूब सही हैं। जिहादी किसी भी बात के लिए नहीं मानते।
और इसलिए मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि आपके पास मूलतः 4 विकल्प हैं। समर्पण, क्षयकारी युद्ध जारी रखना, निर्णायक युद्ध जो हमने फरवरी से अप्रैल के बीच नहीं देखा, या पूरी तरह जमीन, हवा और समुद्र से घेराबंदी करना, इस बार सच में उन्हें बाहर करने के लिए। और अगर आप स्थायी समाधान अपनाते हैं, यह जरूरी है कि दुनिया और बाजार समझें कि आर्थिक कठिनाई कुछ समय के लिए होगी और समर्पण के बिना इससे बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। मैं याकूब से सहमत हूं। सभी बीच के विकल्पों में आर्थिक कष्ट शामिल होगा और कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ईरानी लोग मानने वाले नहीं हैं। पिछली बात पर, क्या अमेरिकियों के लिए सभी मिसाइलें हटाना संभव है? मैं सहमत हूं कि विश्वसनीयता की समस्या है। अमेरिकियों और इजरायलियों ने परमाणु हथियारों और मिसाइलों पर जितनी सफलता का दावा किया, वो हकीकत से ज्यादा थी। अब भी कहा जा रहा है कि उनके पास 2000 रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कौन जानता है, शायद पश्चिमी देश इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना कर रहे हैं। ये उस बात के खिलाफ है जो हमने सुनी थी। इस साल शुरू हुए युद्ध का दूसरा चरण भी ट्रंप के दावे के खिलाफ है कि सब कुछ 1 साल पहले नष्ट हो गया था।